अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पीकर की जो रूलिंग थी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की, उसके हवाले से जो कार्रवाई है वो कल पर चली गई है। दोनों जानिब के वकला जो हैं उसके हक़ और मुखालफत में अपने दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं। ये एक आइनी बहस है और ज़ाहिर है कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि आइनी बहरान है बल्कि मुआशी बहरान जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। एक बेयकीनी की कैफियत है और एक कर्ब है जिसके अंदर पूरी कौम जो है वो मुब्तला है। दिखाई ये दे रहा है कि मामला उस हद तक न चला जाए जहाँ पे फिर गली मोहल्लों के अंदर इस हवाले से सूरत हाल जो है वो कशीदा हो जाए। ये एक नहायत अफसोसनाक अमर है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बयानिया एक ख़त के ऊपर इस्तवार किया और उन्होंने ये बात कही कि ये एक गैर मुल्की साजिश है। उन्होंने फिर अमेरिका का नाम भी लिया और ये बात कही कि अमेरिका जो है उसने इस साजिश को जो है वो परवान चढ़ाया, यहाँ पर पैसे फराहम किए और यहाँ पर जो है लोगों की जो भी ख़रीदो फ़रोख्त हुई वो उसका नतीजा थी। हमारे सफ़ीर को जो है इस हवाले से बराह रास्त जो है वो धमकी दी गई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि रजीम चेंज की बात की गई। उन्होंने ये भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो मामला ठीक हो जाएंगे और अगर ये नाकाम हो जाती है तो फिर उसके नताइज जो हैं वो इंतहाई संगीन होंगे। 7 मार्च को जो ये मुरासला फ़ॉरेन ऑफिस में मौसूल हुआ, इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल 27 मार्च तक नहीं आया। 27 मार्च को इमरान खान साहब ने ये ख़त जो है उसको लहराया जलसे के अंदर और इस बात को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके नतीजे में ये बात कही गई कि पार्लियामेंट के अंदर 197 अरकान जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हैं वो गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने बैन अल-अक़वामी साजिश का वो हिस्सा बने और उसके नतीजे में जो है इस तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है इसको लेकर आए हैं। और फिर आर्टिकल 5 जो है उसके तहत स्पीकर ने रूलिंग दी और करारदाद जो है वो मुस्तरद कर दी गई। वो जो आर्टिकल 5 है वो भी बुनियादी तौर पर रियासत से वफ़ादारी का है। अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। इस बात का तयन तो वो करेगी कि ये गैर आइनी इक़दाम है या ये गैर आइनी इक़दाम नहीं है और उसके नतीजे में जो सियासी बहरान है उसने किस तरीके से हल होना है, शायद उसकी भी कोई गाइडलाइंस जो हैं वो उनके फ़ैसले में आ जाएं। ये मामला कल पर चला गया है और चीफ़ जस्टिस साहब ने आज कहा है कि वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है और कल अदालत 9:30 बजे बैठेगी और कल कोई फ़ैसला जो है इस हवाले से यकीनन सामने आने की तवक्को की जा रही है। लेकिन ये जो साजिश है, क्या बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर हुकूमतों को धमकियाँ इस अंदाज में दी जाती हैं? क्या जब एक सफ़ीर दूसरे सफ़ीर से मिलता है तो वो रजीम चेंज करने की बात करता है? क्या वो ये बावर करवाता है कि उनके मुल्क में जो ये इस किस्म का इक़दाम हो रहा है उसको उस मुतलका मुल्क जो है उसकी पुश्त पनाही हासिल है और वो बराह रास्त जो है पाकिस्तान के इंतज़ामी और सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उस मुदाखलत के नतीजे में वो एक अपोजिशन का इत्तेहाद तश्कील दे रहा है और फिर उस इत्तेहाद को तश्कील देने के हवाले से ये बात कही जाती है कि जनाब अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी तो आपके साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर ख़राब हो जाएंगे। क्या नौयत इस तरह की होती है? ये एक संजीदा मामला था। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और अब राइटर को जो अस्करी ज़राए के हवाले से बताया गया है वो ये है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश का सबूत जो है वो नहीं मिला और इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया कि उन्हें अपोजिशन से मिलकर किसी किस्म की साजिश और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या धमकी के बैरूनी शवाहिद जो हैं वो नहीं मिले हैं। लेकिन इमरान ख़ान साहब जो हैं वो बज़िद हैं और इस सूरत हाल पर कायम हैं।
ज़रा ये देखा जाना चाहिए कि सफारती ताल्लुकात जब होते हैं और आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इस तरह के मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। क्या तरीक़ाकार सफारती यही होता है और यही तर्ज और यही तरीका अपनाया जाता है? क्या ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है? क्या ये मुरासला जो है वो इस नौइयत को आश्कार करता है, यही तरीक़ाकार होता है? इस पर बात होनी चाहिए। और क्या ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है? मेरे आज के मेहमान सफारतकारी का बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। वो पाकिस्तान के एक बहुत मोतबर सफारतकार हैं। उनकी बात सुनी भी जाती है। उन्होंने इस तरह के बेशुमार मरासलों का सामना किया है और बेशुमार मरासलों का जवाब भी दिया है। वो मुश्किल तरीन हालात में इस मुल्क की खिदमत करते रहे हैं। मेरे आज के मेहमान शमशाद अहमद ख़ान, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। शमशाद साहब, ये फरमाइएगा, आज कुछ सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका की पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मद्देनज़र रखें और उनके साथ जो माजी में ऊंच नीच होती रही है उनको मद्देनज़र रखें। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये हकूमत को इस अंदाज में ये धमकी मिली होगी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो सब ठीक है, अगर नाकाम हो जाए तो सब गलत होगा? देखिए नदीम, आपने अपने इब्तिदाइये में जो बड़ी भयानक तस्वीर खींची है, ये जो मौजूदा बहरान की बड़ी कर्बनाक तस्वीर खींची है, तो मैं नहीं समझता उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम हालात को अच्छे तरीके से उनको एवेलुएट नहीं कर पाते और हम सिर्फ जो ज़ाहरी चीज़ें होती हैं उनको देखकर अपने जहनों में एक तासर पैदा कर लेते हैं, जिसकी बिना पर हमारे जहनों में खौफनाक तस्वुरात आते हैं और हम एंजॉय भी करते हैं खौफनाक तस्वुरात, स्कैंडल्स की चीज़ें बड़े मज़े लेके एंकर पर्सन्स बैठ जाते हैं और अपने टॉक शोज़ का तमाशा लगाते हैं। हालांकि सिफारतकारी में मैं अगले रोज़ भी किसी से जिक्र कर रहा था कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो हकीकत नहीं होती और जो नज़र नहीं आ रही वो हकीकत होती है। तो इस वजह से आपकी बेताबी या आपका इज़्तिराब एक तरफ, दूसरी जानब मैं आपका जो असली आज का मौजू है, मौजूदा बहरान, उसमें उसके हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त ये सारा केस जो है, जो इसका सियासी डायमेंशन है, वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। तो जिसका काम उसी को साजे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनी रवायत के मुताबिक वही कोई जो मुनासिब सही फैसला होगा उसकी तवक्को करनी चाहिए। मैं सिर्फ आपके उस सवाल का जवाब दूंगा कि ये मरासला, साजिश, ये जो बातें कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो मैं ये कहता हूँ, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत पुराने, बल्कि जब से हम आज़ाद हुए हैं उस वक्त से। और इनफैक्ट कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद अमेरिका के सफ़ीर, पहले सफ़ीर से, जो पहले शारजे थे या सफ़ीर थे, उससे मुलाकात में इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पुरअमन तरीके से वजूद में आया है, आइनी तरीके से, और हम आइंदा भी हमेशा अमन और जमहूरियत और आज़ादी की तरफ जाएंगे। और उसी हवाले से फिर हमारे बाद के कायदे-ए-आज़म के बाद के हुक्मरानों ने फैसला किया कि हम मगरब के इत्तेहादी बनेंगे और हमने सोवियत यूनियन की जो उस वक्त की ऑफ़र थी उस पर तवज्जो न दी, तो हमने अमेरिका के इत्तेहादी बनना कबूल किया। तो उससे कुछ थोड़ी बहुत आपको माली मदद ज़रूर मिलती रही और ये ताल्लुक बहरहाल पूरे 70 सालों में ये ऊंच नीच का शिकार रहा है, मगर एट द सेम टाइम इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटली जो है ना मजबूत रिश्ता रहा है। अगरचे इसमें ऐसे लम्हात भी आए जब इस किस्म के बहरान, इससे भी ज़्यादा सीरियस बहरान पैदा होते रहे हैं। तो अब मैं उस पर बहुत मुख्तसर तौर पर आपसे बात करना चाहूँगा
जो इस किस्म के वाक़यात, सबसे पहले तो लियाकत अली ख़ान 2 हफ्ते का दौरा करते हैं जब वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त हमें माली इमदाद की ज़रूरत थी, जो हमें इतनी खातिर ख़्वाह मदद नहीं मिली अमेरिका की जानब से, 10-20 डॉलर मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस वक्त हर चीज़ गनीमत थी, क्योंकि हमें हिंदुस्तान से अपना जो हिस्सा बनता था माली वसाइल में, वो बिल्कुल नहीं मिला था। ना हमें मटीरियल वसाइल से कोई हिस्सा मिला, ना फौजी वसाइल से कोई हिस्सा मिला, ना फाइनेंशियल फंड्स के हवाले से हमें कुछ मिला। तो इस वजह से उस वक्त हमारी ज़रूरत थी, तो हमने जहाँ से मिलता था तो वहीं हम चले जाते। तो अमेरिका से उन्होंने मुश्किल वक्त पे हमारा साथ दिया, लेकिन वो रिश्ता था उस वक्त जबकि दुनिया एक सर्द जंग का शिकार थी, कोल्ड वॉर, और दूसरी जंग अजीम के बाद वो अपने उरूज पर चल पड़ी थी, क्योंकि पार्टनर्स जो थे दूसरी जंग अजीम में वो अब हरीफ बन चुके थे। सोवियत यूनियन एक तरफ और मगरब दूसरी तरफ। हमने मगरब का साथ दिया ये सोचकर कि ये एक पिलर साबित होगा जमहूरियत और आज़ादी के हवाले से, तो हमने ज़ाहिर है उसी का साथ देना था। अब हमारी जो ज़िंदगी शुरू होती है, तो वो पहले दिन से हमें अपनी सर्वाइवल का सामना एक रहा, खौफ रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम अभी आज़ाद भी नहीं हुए थे, उसी वक्त कांग्रेस ने ये वाजे कर दिया था कि ये अब जो ट्रंकेटेड पाकिस्तान बना है, ये चंद महीने नहीं तो चंद साल भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, बिलाखिर ये हिंदुस्तान का हिस्सा दोबारा बन जाएगा। तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज यही था। इसमें शमशाद साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शमशाद साहब, देखें ये हिस्ट्री हमारे सामने है। मेरा आपसे इस वक्त बुनियादी सवाल जो है, मैं जो चार पांच बड़े अहम सवाल हैं वो फिर रह जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात कहे कि रजीम चेंज में मुलविस हैं और पैसा जो है वो दिया गया है, और जो डेविड लू की उन्होंने मिसाल दी कि वो मिलते रहे हैं, और ये थ्रेट जो है ये उधर से आई है, और ये इस बात को आश्कार करती है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ये साजिश की गई है। आप अपने सफारती तजर्बे की बुनियाद के ऊपर क्या ये इस तरीके से मामला हुआ होगा या होता है? नदीम, मैं आज के एंकर पर्सन, पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन हैं, उनकी तरह मैं वो मदारी तो नहीं हूँ कि मैं आपको लफ्ज़ों में कुछ बयान करूँगा और फ़ौरन कर दूँगा। मैं वो तस्वीर कशी नहीं कर सकता। मैं जो मसला जब एक्सप्लेन करना होता है, अगर समझाना होता है, तो जब तक उसका आप तारीख़ी तनाज़र ना समझें, तो आज के हालात आपको समझ नहीं आएगी। और यही मसला है कि हमारी टीवी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने लोग हैं, अक्सर उनकी जो अक्सरियत है, उनको तारीख का बिल्कुल अदराक नहीं है। वो पढ़ लेते हैं ये समझ करके ये हिस्ट्री और नावल के तौर पर, लेकिन वो कभी भी उनको नुक्ते जो मिलाने होते हैं वो नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता। तो मैं बार आपकी बात समझ गया, वक्त कम है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ है अभी हाल ही में, ये कोई गैर मामूली और नया वाक़या नहीं है। ये दुनिया में इसकी मिसालें भरी पड़ी है। और मैं पाकिस्तान को छोड़कर मैं आपको ये बता दूं कि जब से मोनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका ने तयन किया था, एक वाजे कर दिया था कि लैटिन अमेरिका का जो सारा इलाका था कि वहाँ कोई भी मुदाखलत करेगा तो वो हमारे लिए चैलेंज होगा। तो उस हवाले से लैटिन अमेरिका में जितनी हुकूमतें बनती रहीं और वहाँ हुकूमतें गिरती रहीं, वहाँ डिक्टेटर उभरते रहे, इंस्टॉल किए जाते रहे, डिक्टेटर उतारते जाते गए, तो वो उस तनाजुर को आपको समझना होगा कि मोनरो डॉक्ट्रिन एक तयन था अमेरिका ने अपनी पॉलिसी का, अपने डॉक्ट्रिन का, कि हमने कहीं भी अपनी ताकत जो ग्लोबल आउटरीच है उसका जो मुकाबला नहीं, चैलेंज नहीं हमने एक्सेप्ट करना। जो कोई चैलेंज करेगा उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी।
तो खैर मैं अब लैटिन अमेरिका की बात नहीं करूंगा, अपनी मिसाल ले लीजिए। तो सिर्फ फर्क ये समझने की जरूरत है कि इन हमारे बरकस इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात आज़ादी के बाद बहुत अच्छे रखे और अपने आप को एक नॉन अलाइंड मुल्क के तौर पर प्रेजेंट किया। और बदकिस्मती ये है कि अमेरिका को फिर भी भारत ही हमसे ज़्यादा यानी कबूल हुआ कि वो नॉन अलाइंड बनकर भी हमसे ज़्यादा इत्तेहादी बन गया। और जबकि हम इत्तेहादी बनकर, हमने सबके साथ रिश्ता तोड़कर, सारी कश्तियां तोड़कर हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, उसके बावजूद जब हमें अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ी, वो हमेशा हम अकेले लड़े। चाहे वो 65 की जंग थी या 71 की थी, हमें 2 लख्त कर दिया गया, लेकिन हमें वो अमेरिका की जानिब से वो मदद कभी नहीं मिली जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हमने अपनी सारी रीअलाइनमेंट की। 60s में हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और उसके बाद फिर अमेरिका की भी मदद की हमने चाइना के साथ इम्प्रूव करने की। ग्लोबल दितांत में हमने अपना रोल अदा किया। और खैर अभी हालिया दिनों में फिर हम एक न्यूक्लियर ताकत बन गए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखना होगा। बाकी रहा ये कि ये साजिश इस वजह से मैं नहीं मानता कि इस किस्म की होती हैं, क्योंकि बड़ी ताकतों की जो पॉलिसियां होती हैं उसमें सिफारतकारी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, और सिफारतकारी का अपना एक मिलिट्री डायमेंशन भी होती है, उसमें इंट्रीग की भी होती है, सैबोटाज की भी होती है। वो जो आपने 007 वाले एजेंट देखे हैं वो चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और वो साजिशें कह लीजिए, लेकिन वो होता सिफारतकारी का ही एक अमल होता है। बेसिकली जो डिप्लोमेसी होती है आजकल के ज़माने में, इट्स मिक्स्ड विद ब्रूट फोर्स। आज दुनिया में जो सफारतकारी के जो एनवायरनमेंट, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तो जंगें, यानी सेल्फ डिफेंस के नाम पर जंगें, वॉर्स ऑफ एग्रेशन, और ये फिर न्यूक्लियराइजेशन जो थी, ये इस किस्म के नए डायनेमिक्स पैदा होते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत अपने तौर पर उभरती रही और हम ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के जो फोकस में आते रहे, प्रेशर में भी आते रहे। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका के लिए पाकिस्तान की अहमियत नागुज़ीर होती गई है। अच्छा, इसमें ये फरमाइएगा, नहीं शमशाद साहब, ये फरमाइएगा कि देखें, जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात कहे कि रजीम चेंज की बात की गई है, उस मुरासले में ये बात कही गई है कि बात समझ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं इसी तरफ। तो आप मुझे जल्दी ले जाएंगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल फजूल जाएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा, वो मौजूदा गपशप हो जाएगी। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की अहमियत की वजह से हमारी जो अमेरिका को जरूरत होती रही, और हमने अफगानिस्तान की जंग लड़कर जो बर्लिन वॉल थी वो गिराई, और मशरकी यूरोप हमने आज़ाद करवा दिया, यूरोप को रीयूनिफाई करवा दिया, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बावजूद हम पे प्रेशर अभी भी चल रहा है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर ताकत है, और न्यूक्लियर ताकत के हवाले से वो चाहते हैं कि कोई भी पॉलिसी हम जो बना रहे होते हैं वो उनकी मर्जी से हो। यही चीज़ पिछले 70 साल ये हमारे हुक्मरानों ने एक्सेप्ट करते रहे थे। उनके लिए, अमेरिका के लिए ये एक आदत हो गई थी कि पाकिस्तान, दे टुक अस फॉर ग्रांटेड ऑलवेज। वो चाहे अयूब खां का ज़माना हो या उससे पहले का ज़माना जो था, 7-8 हुकूमतें बनती रहीं, कभी बोगरा, कभी ये सोहरवर्दी, कोई ये, वो सब अमेरिका के एक तरह से हम पिट्ठू थे। उनको कहने की भी जरूरत होती, हाँ कुछ बड़े फैसले हमने किए। लियाकत अली खान के ज़माने में एक स्टेज थी जिसकी कीमत लियाकत अली खान ने दी। लियाकत अली खान को कहा गया था कि हम कोरिया में अपने फौजी भेजें और लड़ाई लड़ें, जो उस वक्त जंग हो रही थी, तो हमने इनकार कर दिया था, और शायद उसी वजह से लियाकत अली खान इस दुनिया से चले गए। मैं ये नहीं कहता कि उनको कत्ल किसने करवाया है, मैं कहता हूं कि ये कुछ हादसे ऐसे भी आए हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से इन बड़ी पॉलिसियों के साथ रहा है। पता नहीं किसने कत्ल कराया। वैसे तो हमारे यहाँ अपनी इतनी इंट्रीग्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी, कि वो था अंदर का ही मामला, जिस तरह आजकल अंदर से सियासत हो रही है, लेकिन उसमें बैरूनी डायमेंशन पैदा हो गई है। ये सोचा जा रहा है कि अमेरिका इस साजिश के पीछे है। इसी तरह शायद लियाकत अली खान के ज़माने, फिर 1962 में चाइना और इंडिया की जंग होती है, मगर दबाव हम पर आता है, क्योंकि ये उनको डर पैदा हो गया इन मगरबी ताकतों को, अमेरिका और बरतानिया को, कि अब हम कश्मीर इंडिया से छीन लेंगे।
और उन्होंने उस वक्त की हमारी क़यादत को दबाव में लाकर कहा कि खबरदार जो ये काम किया आपने। और चाइना बहुत मायूस हुआ, चाइना ने हमें कह दिया था कि लो हम आपके लिए ये कश्मीर का तोहफा है, ले लीजिए। मगर हम डर के मारे, ये उस वक्त के हमारे रूलर्स की जो आदत थी, ये बराबर ये रवायत चली आती रही है कि किसी अमेरिका को बाज दफा कहने की भी जरूरत नहीं होती थी, हमारे हुक्मरान उनकी आंखों का इशारा देकर कहते थे जो हुजूर चाहते हैं वो होगा। अभी आपने हालिया दिनों में रिमार्क्स भी सुने हैं कि बेगर्स हैव नो चॉइस, यानी ये जहनियत है हमारे रूलर्स की। तो इसी तरह से लियाकत अली के बाद फिर अयूब खान की क़यादत में 62 का वाकया गया, 65 की जंग। हम एक ऐसे महाज पर जंग हम बहुत कामयाबी से लड़ रहे थे, और उस वक्त वो भुट्टो बड़ी दिलचस्पी से उस महाज पर वो खुद कमांड कर रहे थे, बल्कि 65 की जंग भुट्टो ने तो शुरू करवाई थी। तो मकसद मेरा कहने का है कि अमेरिका को ये एहसास हो गया था कि अगर उस महाज पर फौरी तौर पर रोका ना गया तो पाकिस्तान शायद चंद दिनों बाद दिल्ली तक पहुंच जाए। ये बाकायदा हमें एक वार्निंग दिमाग इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस में दिया गया कि खबरदार अगर आपने ये महाज जारी रखा, क्योंकि हम दिल्ली पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक नॉन अलाइंड मुल्क के बारे में अमेरिका की बेचैनी जाहिर कर रही थी, और अपने इत्तेहादी को धमकी दी जा रही थी कि खबरदार जो हमारे एक नॉन अलाइंड मुल्क को, जो रूस का दोस्त है, उसको आपने खतरे में डाला। तो खैर वो कश्मीर हमारे हाथ से उस वक्त गया। फिर 71 में आपने खुद देख लिया कि रूस ने इंडिया का कितना साथ दिया हमें दो लख्त करने में, और अमेरिका जो हमारा इत्तेहादी था वो किस तरह तमाशाई बन के बैठा रहा। तो ये फिर उसके बाद आ जाइए आप अफगानिस्तान में। खैर हमने भरपूर तरीके से अमेरिका का साथ दिया, और जाहिर है जो मैंने कहा कि जो आखिरी कोल्ड वॉर की लड़ाई थी इनकी बड़ी ताकतों की, वो पाकिस्तान ने उनको वाटरलू बनवाकर अफगानिस्तान को उनको जितवाई। और अफगान यानी जिससे मैंने कहा कि सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल करने में मदद दी हमने। ये मगरब के लिए सबसे बड़ा तोहफा तो ये था। लेकिन उसके बावजूद हमें कभी वो जो डिविडेंड्स होते हैं उस अफगानिस्तान से सोवियत विड्रॉल के, वो हमारी तरफ नहीं आए। वो सारे के सारे डिविडेंड्स गए मगरब को। यूरोप आजाद हो गया, बर्लिन वॉल गिर गई, यूरोप खुशहाल हो गया, और हम बद से बदतर होते गए। उस वक्त के बाद अफगानिस्तान की जंग के बाद क्लाशनिकोव कल्चर आ गया, 5 मिलियन रेफ्यूजीज अभी तक हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी भी अफगानिस्तान का मलबा हम पर बराबर गिर रहा है। तो ये अभी पिछली 2 दहाइयों में जो सिविल हुकूमतें आई थी उनकी हालत मैं आपको बता देता हूं कि बाज दफा ये भी होता था कि कुछ लोग, वो चाहे किसी पोजीशन में होते थे या नहीं, सियासतदान, अमेरिकन एम्बेसी से उनको बुलावा आता था, वो दौड़े जाते थे वहां। तो हमने, बल्कि मुझे जब मैं था फॉरेन सेक्रेटरी था, हमने फिर प्राइम मिनिस्टर से बाकायदा ऑर्डर्स दिलवाए थे सारे मिनिस्टर्स को कि कोई भी बैरूनी डिप्लोमेट्स के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं करेगा बगैर फॉरेन ऑफिस की इजाजत के। और उस वक्त ये भी हाल हो रहा था, और आजकल भी वही हो रहा है कि बाहर के सफीरों के घरों पर खानों पे हमारे सियासतदान इतने इकट्ठे होते हैं, उनमें वजीर भी होते हैं, कि एक खाने पर, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो हमें रिपोर्ट मिली कि एक एम्बेसडर ने खाने पर तकरीर करते हुए कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मस्ट मेक इट क्लियर दैट दिस इज नॉट ए मीटिंग ऑफ द पाकिस्तान कैबिनेट। यानी इतने वजीर थे, उसने मजाक से और एक तमस्खर उड़ाते हुए ये कहा कि इतने वजीर शामिल थे कि ये मीटिंग नहीं है पाकिस्तान की कैबिनेट की। तो खैर हमने बहुत ऑर्डर्स दिलवाए, लेकिन ये जो हमारे, मैं तो मस्खरे कहता हूं इनको, तो ये बाज नहीं आते। नहीं, अब जरा थोड़ा सा आगे आ जाएं शमशाद साहब। हाँ, बस अब आगे आ गया ना, मैं बता रहा हूं ना कि अब ये जो आपका मौजूदा चीज है, जरूर अमेरिका ने कहा है, ये जो बात कही है ये जरूर कहा होगा। मैं अगरचे इसका विटनेस नहीं हूं, ना मुझे किसी किस्म का कहीं से भी कोई फीडबैक है, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं फॉरेन ऑफिस के साथ या किसी भी सर्विंग ऑफिसर के साथ। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि अमेरिका की एक मुसल्लमा पॉलिसी है, और अब तो 9/11 के बाद तो एक रिजीम चेंज, तो उनका पहले तो मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत वो किया करते थे, कभी चिली के सदर को मरवा दिया, निकाल दिया, कभी निकारागुआ, कभी वेनेजुएला, इस तरह लैटिन अमेरिका में तो ये हर रोज की वाकयात होते थे हुकूमतें बदलना। पाकिस्तान में भी ये होती रही, लेकिन
यहाँ इस वजह से नहीं होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरान चैलेंज करने वाला आया ही कोई नहीं। भुट्टो आया था और देख लीजिए उसको कैसे ठिकाने लगा दिया गया। तो मैं ये अगेन फिर मैं वो नहीं कहूंगा कि वो बाहर से ठिकाने लगा गया, वो तो हो सकता है हमारे अंदर से फांसी दी गई है उस वक्त के ज़ियाउल हक के अपने मैकेनिज्म थे, तो वो अंदर की वाकयात की वजह से हुआ होगा। लेकिन ये है कि इत्तेफाक की बात ये बन जाती है कि जो उनकी ख्वाहिश होती है वो पूरी होती गई है। तो भुट्टो सीन से गायब हो गया। ज़ियाउल हक ने बहुत अरसा उनका साथ दिया, लेकिन आखिरी वक्त पर आकर ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका से इख्तलाफ किया और वो भी गायब हो गया। और हशर देख लिया आपने कैसे गया। उसके बाद फिर ये दो हुकूमतें बराबर, एक जो कहते हैं ना जमहूरियत का कैरोसल, वो मेलों में जाके है ना, फेस्टिवल्स में एक कैरोसल होता है बच्चों का, वो बैठ से वारियां लेंदे ने, तो वो वारियां 6-6 2-2 साल की हुकूमतें बनाते रहे, यानी 90s में। मुझे शमशाद साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी हाँ। गुफ्तगू जारी है, मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब शमशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इस नौइयत की बात हो सकती है, लेकिन जब अस्करी ज़राए जो हैं वो एक बैनुल अक़वामी एजेंसी को ये बताएं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश का सबूत नहीं मिला है, और जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसको भी वाज़ह तौर पर बताया गया कि ये ना तो साजिश के और ना ही अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के जो हैं वो शवाहिद मिले हैं, जबकि ख़ान साहब तो ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज की इसमें बात है, फाइनेंसिंग की वो बात कर रहे हैं कि जी जो वसाइल हैं वो वहाँ। मैं क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक मामूल के वाक़यात चलते आ रहे हैं जहां उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं मिलता था। वो जो चाहते थे हम करते आ रहे थे। मुझे ये बताइए कि क्या मेमो गेट हमारी तरफ से नहीं गया था उनको, जिसमें बाकायदा हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें फौज पर बर्तरी करवा दो, उसके बाद हर अपॉइंटमेंट हम आपकी मर्जी से करेंगे, न्यूक्लियर ताकत को हम आपकी मर्जी से करेंगे। क्या 2008 में हमने एक, हमारी हुकूमत ने जो उस वक्त पावर थी, इंडिया और अमेरिका का न्यूक्लियर डील जो बाकायदा जिसकी ऑपरेशनलाइज होने से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में अप्रूव होना था, हमने क्या उसको अप्रूव होने में बराह रास्त मदद नहीं की? ये चीजें आप लोगों को भी नहीं पता, मीडिया के जितने एंकर पर्सन खड़पैंच बैठे होते हैं उनको पता ही नहीं है इन चीजों का। नहीं, वो बात ठीक है, नहीं पता होगा शमशाद साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि जब आपका वो इदारा जो आपकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, वो एक चीज 2008 में जब ये हुआ वाकया, जब ऐसे हुआ कि हमारा सफीर था वियना में, और जब ये केस गया अमेरिका और इंडिया का डील वहां पर, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में पाकिस्तान भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर है, तो वहां हमारा सफीर था बेचारा मरहूम शहबाज गुल, वो आफ्ताब गुल क्रिकेटर होता था उसका भाई, तो उसने वहां वीटो लगा दिया कि ये बताया जाए कि आप इंडिया को इतना बड़ा वेवर इनाम दे रहे हैं, तो वो तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया का इस्तेमाल हुआ है? तो हमारी मदद में सारे जितने दूसरे मेंबर्स थे वो सब इकट्ठे हो गए, सबने बिल्कुल तायद की, तो नतीजा ये निकला कि वो डील अमेरिका और इंडिया का वीटो हो गया। तो उस पर अमेरिका के सफीर ने वियना से, प्रेसिडेंट बुश था उस वक्त, उसको टेलीफोन किया कि ये पाकिस्तान ने कर दिया। तो उसने उसी वक्त फोन उठाया, हमारे उस वक्त के सदर जरदारी थे, उनको फोन किया, और विद इन 24 आवर्स हमारे सिफारत खाने को ऑर्डर्स गए कि लिफ्ट योर वीटो, और बल्कि ज्वाइन दी कंसेंसस। सो हमने ज्वाइन किया कंसेंसस को, और इंडिया और अमेरिका का डील हमने वहां पर अप्रूव करवाया, जिसके बाद फिर अब उसको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में बिठाने की तैयारियां हो रही हैं। हमने कोई 30 रिटायर्ड सफीरों ने प्रोटेस्ट किया था लिखकर बाकायदा, मगर फिर वही बात, पाकिस्तानी मीडिया को समझ ही कुछ नहीं आई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहां कवरेज ही नहीं हुआ। बीबीसी ने रिपोर्ट किया,
इंडियन अखबारों ने किया, लेकिन यहाँ किसी अखबार में कोई कवरेज नहीं आया कि अच्छा, अब इंडिया। शमशाद साहब, मेरे पास तो चूंकि आप वक्त फिर अब थोड़ा है अंडरस्टूड है कि ये जो मौजूदा कंफ्यूजन है वो हमारे मीडिया के जहनों का है। आप लोगों ने बना दिया इसको कंफ्यूजन। नहीं, हमने क्यों क्योंकि बनाया? जो देखें साजिशें शमशाद साहब, होती हमने हैं, किधर से बना दिया है? आप हमें बार नहीं, बार कह रहे हैं हमने बना दिया है। वजीर आजम खड़ा होकर कहता है मेरे खिलाफ साजिश है, वो खड़ा होकर यही कहता तो है कि मैं कह रहा उधर हूं। से नहीं, नहीं, फाइनेंसिंग मेरी हुई बात है, सुनिए। वो खड़ा होकर वो कह तो रहा है कि सियासतदान, सारा उसकी बुनियाद वही है। हमने क्या कहा है? मेरी बात सुनो। ये जो होती है, ये साजिश तो उस वक्त होगी ना जब ये साबित होगी। मुझे ये बता दीजिए कि आज तक क्या कभी कोई साजिश, कोई भी क्राइम आपके मुल्क में इन्वेस्टिगेशन नतीजा खेज हुई है? लियाकत अली खान के कत्ल का पता चला आपको अभी तक? नहीं, ठीक है, यहां पे तो शमशाद भुट्टो साहब के, सिटिंग मेरी वजीर बात आजम सुनते कह रहा जाइए। है, सिटिंग बेनजीर वजीर भुट्टो को कत्ल आजम। कर दिया गया, अभी शमशाद तक साहब, ये उसके सिटिंग कत्ल वजीर का आजम कुछ का नहीं पता स्टेटमेंट चला। है। वो बल्कि ऐसे ऐसे करके उसको इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज करती जाती थी ताकि कंफ्यूजन इतना पैदा हो जाए। नहीं हमारे तो शमशाद साहब, वो माहर हैं बात आप लोग आपकी जहनों ठीक में। है, लेकिन ये तो सिटिंग वजीर आप आजम माहिर दावा हैं इन कर रहे हैं चीजों ना। के जो इन्वेस्टिगेशन असली किसने है करवानी वहां है? से वो तवज्जो जिन्होंने हटाकर दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन कर करनी देते है हैं। वो कह तो रहे हैं कि बेनजीर कुछ नहीं भुट्टो है। का किसी को पता चला? मुझे बताइए। तो कभी कोई इस किस्म की जो साजिशें होती है ना, उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो उनका हक है सॉवरेन पावर्स का। जो वो जो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ फर्ज बनता है आपका। आप खुद, आपकी जहनीत क्या है, क्या आप उनको डिफाई करेंगे? फिर यह है आपके अपना कानूनी सिस्टम क्या है कि अगर आप अपनी जो नेशनल इंटेग्रिटी है, अपनी आजादी है, अपनी सॉवरेन इंडिपेंडेंस है, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते। मैं इदारों की बात कर रहा हूं, और फौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वो इंक्रोचमेंट्स हैं जो बॉर्डर्स के जरिए होती हैं। वो पुलिस ने कभी रोका है उनको? फिर यह है कि इस किस्म के वाकयात होते हैं, कभी हमने अपनी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ किया है? नहीं सबने शमशाद साहब, मुझे आपसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, तहकीकात भी उसने करवानी है। अब जिन्होंने तहकीकात करनी है वो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बता रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है, हमें इस साजिश के कोई किसी नौयत के शवाहिद नहीं मिले हैं। आप बात कर रहे हैं कि कौमी इंटेग्रिटी की। शमशाद साहब, 70 बरसों में हमने जितना कर्ज ले लिया है और जितनी हमने डिपेंडेंस डाल दी है, वो तो आप डिफाई किस तरह करेंगे, मुझे तो वो फार्मूला समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये तो देखें ना कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ये साजिश है और जिन इदारों ने तहकीकात करनी है वो कह रहे हैं कि नहीं शवाहिद मिले, तो फिर क्या है ये? मेरी बात सुनिए। शवाहिद कभी होते नहीं है इन चीजों के। कभी इस किस्म के वाकयात का शवाहिद हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। यही तो बात मैं कह रहा हूं। आपको लियाकत अली खान के कत्ल का कभी कोई शवाहिद मिला? बेनजीर भुट्टो की कोई चीज आपको नजर आई अब तक? सोचा करें आप लोग। ये सारे हमारे जो अभी आपने फिर कर्जों की बात की नहीं, है क्या कि आप ये आप समझते कर्जों हैं? की बात है। नहीं शमशाद साहब, शमशाद हाँ, साहब, अपने तजर्बे की बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि जो मुरासला है उसमें ये लिखा हुआ होगा रजीम चेंज का, और उसमें ये लिखा हुआ होगा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होगी तो ठीक है, ना हुई तो नहीं? कह दिया था। देखिए, वक्त ना जाया करें अपना भी मेरा भी, कि जी ये जो चीजें हैं, मैंने पहले कह दिया कि मेरा इस मरासले से कोई ताल्लुक नहीं, कि ना मैंने देखा ना मैंने सुना, किसी से बात की। आपसे सुन के मैं जवाब दे रहा हूं, बस सीधी सी बात यह है। इसी बात से आपने भी कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि जी शवाहिद नहीं मिले, तो मुझे तो नहीं पता कि वहां वाकई उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन मैं आपके अल्फाज के जवाब में कह रहा हूं कि शवाहिद कभी भी नहीं मिलेंगे, क़यामत नहीं मिलेंगे आपको। जब बड़ी ताकतें शामिल होती हैं तो फिर तो सिर्फ यही है कि जिस तरह इमरान खान ने स्टैंड लिया है ना, कि आप डिफाई करें और अपनी आजादी की हिफाजत करें, और अपने आप को उस पैसे, उस भीख पर, जिसकी वजह से आप 70 साल से हम लोगों ने ये समझ लिया है कि बेगर्स आर नो चूजर्स, तो ये वो जहनीत से छुटकारा हासिल करें। अरे भाई, वो कौमें हैं। इंडिया बजाते खुद कर्जे नहीं लेता जिस तरह आप लेते हैं। ये दूसरी कौमें जो जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, इट टुक देम 25-30 years टू बिल्ड देमसेल्व्स, टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स। आपके यहाँ तो वो इकदाम ही नहीं किए गए, बिगनिंग नहीं हुई है। आपकी तो ब्यूरोक्रेसी ही इतनी बड़ी है, एक जिसको कहते हैं ना व्हाइट एलिफेंट, आपने आज तक उसके साइज को ठीक नहीं किया, और इसके साथ आपने अपने वीआईपी कल्चर में इतनी मराहतें खुद ले ली हुई हैं। दुनिया में किसी मुल्क में इतने नए मॉडलों की गाड़ियां नहीं मिल रही जितनी पाकिस्तान में मिल रही हैं। अब फिर कहते हैं इसमें शमशाद साहब, सवाल ये है, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जब तक ट्रम्प था, खान साहब भी कोई डिफाइंस नहीं थी,
फिर दिखाई ये दिया कि बाइडन के आने के बाद एक जाती, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जाती जिद मैं दिखाई किसी दी की है। साइड नहीं ले रहा, मैं सारी हुकूमतों की बात कर रहा हूं। ये आज तक, अभी तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश की हो, बिल्कुल नहीं किया। जब तक आप अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे, आपको जूते भी पड़ते रहेंगे, आपको भीख बहुत मुश्किल से मिलेगी। ये जो FATF है, ये शिकंजा आपके लिए खास तौर पर आपका तोहफा है, ये बनाया गया है आपको काबू में रखने के लिए। ये सिर्फ इस वजह से कि उनको पता है कि हम खुद खड़े होने के काबिल नहीं है, इसको इन रस्सियों में जकड़ के रखो। ये है हम लोग। तो ये चैलेंज है उन लोगों का जो इस क्रिमिनल मेंटालिटी को, जिसने इस मुल्क को भिखारी बना दिया है, उस मेंटालिटी को ये सॉवरेन इंडिपेंडेंस की एक और डायमेंशन के तौर पर उसको लेजिटिमाइज करते रहते हैं। हमारे मुल्क में तो वह मुल्क है जहां जो हर किस्म का क्राइम है, मर्डर हो, लूटर्स, प्लंडरर्स, होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स, दे आर फॉरगिवन बाय लॉ। ये हमारा रूल है, ये हमारा उसूल है। कहां है आईना आपका? कहां नहीं है? तो अब लेकिन मुझे बताइए, इसका, पार्लियामेंट या शमशाद पार्लियामेंट? साहब, इसका मेरी ये बात मतलब सुनिए, तो नहीं है ना। एक बात, शम, प्लीज बात सुने, आज बात कर लेने दीजिए। जी मैं सियासी बंदा नहीं हूं, आई एम ए डिप्लोमैट। मैं कह रहा हूं कि क्या आपकी पार्लियामेंट पार्लियामेंट का काम कर रही है? क्या अदलिया आपका वो इंसाफ उस तरीके से कर रही है जिससे सारी राया समझ सके कि इंसाफ हो रहा है? क्या आपकी जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है वो अपना अपना काम कर रही है? पुलिस बिलखसूस पुलिस वो काम नहीं कर रही जो दुनिया में पुलिस करती है। क्या आपकी यूनिवर्सिटियां वो पढ़ाई दे रही हैं जो दुनिया की यूनिवर्सिटियां दे रही हैं? नहीं। क्या आपके अस्पताल वो इलाज दे रहे हैं जहां जो दुनिया के अस्पतालों नहीं में मुयसर? शमशाद साहब, अब ये तो ये जितनी सब बातें से, हैं जो आप कह मेरी रहे बात हैं, सुने, नहीं ये मैं बता शमशाद रहा हूं साहब, गवर्नेंस की बात। ये हुकूमतें सब फेल हो चुकी हैं, सब हुकूमतें नहीं समेत वो ये नहीं जो है, शमशाद साहब, इससे भी बड़े बड़े शमशाद वादे साहब, इकराम ने मैं किए थे। आपका ये मान भी लूं, आपने पूरा सिस्टम जो है वो कह दिया है कि ख़राब है, यकीनन है भी, कोलैप्स कर गया हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि रियासत को ही रैप अप कर दिया जाए? मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अब आपका अंदाजा है, आप जो मर्जी कह दीजिए। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो इस सारे प्रोसेस में, जो इस मसले को एड्रेस करने से नाकाम रहे हैं, या वो समझते हैं स्टेटस को कुछ टच रखे। मुझे याद है एक दफा एक चीफ जस्टिस से मेरी मुलाकात, सर्विंग चीफ जस्टिस थे, या कई सालों की बात है, दिहाइयों से। तो जिन दिनों में लॉन्ग मार्च का हिस्सा हुआ करता था, मैं बताऊं, मुझे बाद मीडिया में दोस्त कहते हैं कि शमशाद साहब आप क्यों इन बातों में दखल करते हैं? मैं किसी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं करता, मुखालफत नहीं, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि आप ये क्यों एक्टिविज्म। मैंने कहा कि मेरी तो सारी जिंदगी एक्टिविज्म में गुजरी है। मैं तो स्टूडेंट था, उस वक्त भी मैं अयूब खान के खिलाफ माल रोड पर अच्छा शमशाद साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, अब मेरे साथ आखिरी मिनट है। से कहा, मैंने चीफ जस्टिस कहा कि ये तब्दीलियों की जरूरत है जज साहब। उन्होंने कहा शमशाद साहब खुदा के लिए ये बातें ना छेड़े, ये हम लोग मुतमिल नहीं हो सकते स्टेटस को खत्म करने के, ये थे अल्फाज उनके। तो जब तक आप स्टेटस को के बंधन में बंधे रहेंगे तो यही आपके साथ होता रहेगा जो आज हो रहा है। तो मत रोइए। और खैर मीडिया तो रो भी नहीं रहा, मीडिया तो एंजॉय करता है इन बातों को। नहीं, मैं एंजॉय यही करने कह की रहा बात नहीं है शमशाद साहब, हम संजीदा बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप दो मुल्कों के ताल्लुकात पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कहता है साजिश है और वो साबित भी नहीं कर पाता, और पूरी रियासती मशीनरी एक तरफ और उनका एक परसेप्शन एक तरफ, तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? नदीम, ये तो आपने नहीं फैसला करना ना, मैंने करना है। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, लेट देम टेक ए डिसीजन। अगर उसने कोई गलत काम किया है, लेट देम टेक ए डिसीजन। यही तो मैं कह रहा हूं। आप पता ठीक नहीं है, क्यों नहीं मेरे समझते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। नाज़रीन, ये थे शमशाद अहमद खान, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।